अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ये मैं आपको प्रपोज़ल का सारा जो है वो तरीका बता देता हूँ, आपने किस तरह इस प्रपोज़ल को करना है। मैं ये चाह रहा था कि आप लोग खुद से वो चीज़ सीखें, मगर चलें आप लोग नहीं सीख रहे, मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। तो आपको मैं एक डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है, फिर मैं दोबारा आपको ग्रुप में भेज देता हूँ कि आपने उसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, खुद से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना। मैं हर बंदे का प्रपोज़ल देख रहा हूँ, मगर उसमें वही बार-बार वही मिस्टेक सेम टू सेम वो हो रही है। ना उसकी अलाइनमेंट ठीक है और ना उसका जॉब फॉर्मेट ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें चेंज करना है प्रोजेक्ट। इसमें अपना वो नाम लिखने के बाद फिर सेशन लिखने के बाद आपने इधर नेम और आईडी अपनी लिखनी है। आपने इसी आईडी को ही इसी तरह नाम को चेंज करना है, ठीक है, और इसी तरह आईडी को चेंज करना है, ठीक है। ये करने के बाद फिर नीचे डिक्लेरेशन आएगी, इधर भी प्रोजेक्ट का टाइटल लिखें। मतलब कि अब ये टाइटल पेज है ना, इसका एक अलग पेज हो, फिर ये नीचे डिक्लेरेशन है, ये एक अलग पेज पे आए। कुछ बच्चों का मैं देख रहा हूँ टाइटल पेज के अंदर ही जो है वो डिक्लेरेशन आ रही है। ऐसे नहीं करना आपने। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डालने के बाद फिर आपने आ जाना है टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। ये उसी तरह ही रहेंगे क्योंकि ये वही चीजें सारी ऐड होनी है। कोई भी चीज आपने काटनी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें 1 से लेके 11 तक आनी है, ठीक है। काटना नहीं है कुछ भी। मैंने अक्सर प्रपोजल देखे हैं, आप लोगों ने वो चीजें काट दी हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ वो आपने किस तरह करनी है। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इस इंट्रोडक्शन को आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वर्ड के अंदर कॉपी करके पेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक वो तरीका कि जिसमें आप डायरेक्ट कंट्रोल वी करके कंट्रोल पी करके पहले सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके जब इधर कंट्रोल वी करते हो तो वो पुराने वाला जिधर से आप कॉपी करते हो वही तरीका सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है। मगर वो एक और ऑप्शन भी है जो आप यूज नहीं कर रहे। अब ये देखें, मैं आपको पहले एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अब आपने ये इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्ट का, ये एग्जांपल के तौर पे आप इसको प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन समझें। अब जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब आपने इधर आके उसको ये पहले इसको सिलेक्ट करना है कि इधर मैं उसको कंट्रोल, अब जैसे कंट्रोल वी करूंगा तो अब इसने क्या किया है, अब इसने वही सारी सेटिंग जो चैट जीपीटी की थी वही इधर आके उसने लगा दी। सब की यही मिस्टेक है कि वो, अब देखें, अब फॉर एग्जांपल दूसरा तरीका क्या है। अब ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है इन अवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अब मैंने इसी का ही जो है वो फॉर्मेट और लेआउट यूज करना है। मैंने वो जिधर से कॉपी किया उसका लेआउट यूज नहीं करना। तो फिर आपने जैसे ही इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये पेस्ट ऑप्शन, 3 पेस्ट ऑप्शन दिखाएगा आपको, ठीक है। ये एंड वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे तो फिर इसकी सेटिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये किसी बंदे की भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, अब उसने उसी सेटिंग में जो प्रपोजल की ऑलरेडी है उसी में ही उसने इसको रहने दिया है। उसने वो चैट जीपीटी वाला जो फॉर्मेट है उसको यूज नहीं किया। तो इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद, अब ये फॉर एग्जांपल ये वाली चीजें आगे पीछे हैं, तो इसको मैं अगर इधर जस्टिफाई करूंगा तो ये बिल्कुल बेहतरीन पैराग्राफ की शक्ल में मेरे पास आ चुका है। तो एक तो ये मिस्टेक हर बंदे की प्रपोजल में मैंने देखी है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर प्रोजेक्ट का टाइटल वैसे ही इधर आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो नीचे टेबल है इसके अंदर आपने डेटा फिल करना है। प्रोजेक्ट टाइटल लिखने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम लिखना है जो मेरा है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मेंबर, हर बंदे का अपना अपना काम है तो इधर वो ईमेल एड्रेस के आगे साइन कर देगा। फिर ये प्रोजेक्ट के गोल्स लिखने हैं। गोल्स का मतलब क्या है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, मैं क्या अचीव करूंगा। फॉर एग्जांपल अब कैंसर डिटेक्शन का प्रोजेक्ट है तो इसका गोल यही होना चाहिए कि भाई जो लोग जिनको पहले ऑलरेडी जो है वो पता नहीं चल पाता कैंसर का, जब उनको पता ही तब चलता है जब वो कैंसर आखिरी स्टेज पे होता है, तो फिर उसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं बना, फिर उस बंदे की कन्फर्म मौत है, ठीक है। तो अगर वो उसका पहले पता चल जाए, जो अक्सर नहीं पता चलता कैंसर का, तो ये मेरा गोल है कि जिन बंदों को कैंसर है वो खुद पहले देख लेंगे भाई अगर मुझे ये इशू है, अगर उसको पहले पता चल गया तो इससे उस बंदे की जिंदगी जो है वो बचाई जा सकती है। तो इसको आप अपने वर्ड्स में प्रोजेक्ट का गोल इधर आप लिखेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि भाई उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है। गोल आपका ओवरऑल मकसद क्या है प्रोजेक्ट का, ठीक है। वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैंसर की अर्ली डिटेक्शन है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गोल को अचीव करने के लिए जो काम करने पड़ेंगे वो क्या है, तो वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पेशेंट है वो अपने सिम्टम्स ऐड करेगा, फिर सिम्टम्स के बाद जो है वो एक मशीन लर्निंग मॉडल लगा होगा जो पुराने डेटा की बेस पे प्रिडिक्ट करेगा कि इसके सिम्टम्स की बेस पे क्या इसको कैंसर है या नहीं।
अगर गलत भी बताता है कोई इशू नहीं है, अगर वो रिपोर्टें करा भी लेगा तो उसी का ही फायदा है, ठीक है, हम उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद फिर आपने अजम्पशंस, रिस्क और ऑब्स्टेकल्स लिखने हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को करने के बाद मुझे कौन से रिस्क हैं या कौन सी जो है वो इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा उसका जो है वो ऑब्स्टेकल, अजम्पशन, रिस्क ये है कि वो इनकरेक्ट प्रेडिक्शन देगा। बहुत से लोग कहेंगे भाई हमने आपकी ऐप यूज की, हमने वो सारे टेस्ट करवाए, अब 1 लाख रुपए के हमारे टेस्ट हो गए, कैंसर तो निकला नहीं, ठीक है, तो वो तो हमें कोसेंगे, ठीक है, तो वो हम पहले ही उनको बता देंगे कि भाई ये ऐप जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट रिजल्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, जरूरी नहीं कि इसने जो है वो करेक्ट ही रिजल्ट जो है वो आपको देने हैं। तो उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो रिसर्च भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। फिर टारगेटेड एंड यूजर्स, जिस तरह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है हमारे, जो वो पेशेंट है, कौन से पेशेंट, ओवरऑल पेशेंट, कैंसर पेशेंट नहीं आपने लिखना, ओवरऑल पेशेंट। अब जाहिर है जिसको है वो तो कैंसर पेशेंट है ही है, तो आपने वो उन हर बंदे, मतलब कि हर बंदा इसको यूज कर सकता है। फिर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही आपने रखनी है, स्ट्रक्चर नहीं रखनी। फिर प्लेटफॉर्म आपने वेब बेस्ड, या अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट पे क्लिक करें, अगर ऐप बना रहे हो तो ऐप पे क्लिक कर दें। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वही जो आपने इधर लिखे हैं वही आपने नीचे लिख देने हैं, इसमें कोई जो है वो चेंजेस नहीं करनी, सेम टू सेम उसी तरह। ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन का बताया, कहीं से भी डेटा लेना है उसको दो, अगर वैसे पेस्ट करेंगे तो वो उसकी अलाइनमेंट सारी खराब हो जाएगी। तो अगर वो आप इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके अगर ये तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपका वो इसी प्रपोजल के फॉर्मेट में रहेगा, उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं होगा। जो सबकी गलती है, किसी एक ने भी इसको जो है वो ठीक नहीं किया था। तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं हाई लेवल कंपोनेंट्स के ऊपर। अब हाई लेवल कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे जरूरी और मेन चीज आपके प्रपोजल की यही होती है कि हमने मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करना होता है अपने प्रोजेक्ट को, कि सबसे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर होगा क्या, ठीक है। सबसे पहले यूजर मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है कोई भी पेशेंट आएगा उसको हम रजिस्टर करेंगे, फिर वो लॉगिन करके अपना वो डैशबोर्ड ओपन होगा, अब हर सारा डेटा हमने उसका सेव करना है, ठीक है, तो इसको हम यूजर मैनेजमेंट का मॉड्यूल कहेंगे। इसी तरह सारे मॉड्यूल्स को डिवाइड करने के बाद, लिखने के बाद, इसी तरह ही आपने इसको बिल्कुल भी, अगर आपने कॉपी करके पेस्ट भी करना है तो आपने वो तीसरे वाला ऑप्शन आप जब यूज करेंगे तो फिर इसकी सेटिंग खराब नहीं होगी, सेटिंग यही रहेगी जो हर बंदे की खराब थी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स। अब ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स क्या है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि वो वाला काम जो मॉड्यूल्स के अलावा है। फॉर एग्जांपल उसका इंटरफेस आपने अच्छा बनाया तो ये ऑप्शनल में आएगा। अब इंटरफेस के ऊपर वो कस्टमर की कभी भी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा काम लेना देना है सिर्फ प्रेडिक्शन से, वो हो रही है बस, ठीक है, उसका इंटरफेस जिस तरह का मर्जी बना दो। अगर उसका इंटरफेस भी अच्छा होगा तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए प्लस पॉइंट होगा, यूजर की इंटरेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कि भाई यूजर को कौन सा इंटरफेस पसंद आता है। अब जाहिर सी बात है यूजर तो होंगे इतने पढ़े लिखे तो नहीं, तो उनको सादा सा इंटरफेस सामने देना है, तो उसको फिर आप ये सारी चीजों को आप ऑप्शनल में लिख सकते हो। जिस तरह ये क्विक असेस का हो गया, इसका बैकअप भी यूजर के पास होगा, फिर मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, मगर ये भी आप इसमें लिखोगे। अब एक्सक्लूजन में क्या आएगा, ठीक है, ये हर बंदे ने इसको काट दिया, इसको काटना नहीं है, इसके अंदर वो चीजें लिखनी है जो आपके प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए जरूरी नहीं है, मगर अगर आप इसको ऐड कर लेते हो तो आपका प्रोजेक्ट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट बना लिया, ऑफलाइन चल रहा है, अगर आप उसी प्रोजेक्ट के डोमेन लेके उसको होस्टिंग में ऑनलाइन लाइव सर्वर पे चला देते जो पूरी दुनिया को एक्सेसिबल होगा, तो ये वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। अब ये किस तरह बनाना है मैं आपको टूल बता देता हूँ, ठीक है, और आपको लिंक भी भेज देता हूँ कि एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को किस तरह बनाया जाता है। फिर उसके बाद गैंट चार्ट आ जाता है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपने बनाना है। फिर उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये इसी तरह ही आप रहने दें, ये कोई बंदा चेंज ना करे। फिर उसके बाद आ जाती है, ये वही है, मतलब कि हार्डवेयर को, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए और क्लाइंट को चलाने के लिए कौन सा रिक्वायर। अब ये हर बंदे के पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो इसलिए हमें मतलब कि इसका यही बताना है कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। यूजर के पास कौन सा मोबाइल, हर बंदे के पास मोबाइल है, तो इसको ये मैटर नहीं करता। फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विद रीजनिंग, ये आप जो है वो खुद से सर्च कर सकते हो कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने के लिए कौन सी जो है वो चीजें यूज होंगी। अब फ्रंट एंड बनाने के लिए यही टेक्नोलॉजी यूज होती है जो मैंने लिखी हुई है। टूल्स कौन से यूज होंगे, अगर किसी ने वेबसाइट बनानी है तो यही टूल्स यूज होंगे, अगर किसी ने ऐप बनानी है तो वो डिफरेंट इधर हो सकता है।
तो इसी चीजों के अंदर ही आपने वो चीजें ऐड करनी है, तो आपका प्रपोजल जो है वो बन जाएगा। अब दो चीजें रह गई हैं, एक गैंट चार्ट है और एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। पहले सबसे हम गैंट चार्ट देख लेते हैं। उसमें आपको मैं एक लिंक सेंड करूंगा, जो ये वेबसाइट का लिंक है onlinegant.com, ये वेबसाइट का लिंक है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप डायरेक्ट जो गैंट चार्ट वो बना सकते हो। आपने सिर्फ अपने मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन देनी है और वो आपको, और अपनी स्टार्ट और एंड डेट बतानी है, तो वो आपको गैंट चार्ट जो है वो बना के ऑटोमेटिकली दे देगा। फॉर एग्जांपल अब ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। इसके लिए आपको अकाउंट मेरे ख्याल में बनाना तो नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही मैं लिंक सेंड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब इधर मैंने, जिस तरह मेरा पहला मॉड्यूल कौन सा था, यूजर मैनेजमेंट का, तो इधर मैंने यूजर मैनेजमेंट का मॉड्यूल लिखा। मॉड्यूल लिखने के बाद फिर उसका मैंने टास्क 1 कर दिया लॉगिन, मतलब कि यूजर के अंदर ही सब टास्क है, ठीक है। लॉगिन होगा, उसका रजिस्टर होगा और फॉरवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड होगा, ठीक है। मतलब क्या, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपने सिर्फ इधर इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, और वो फिर उसके सब टास्क में उसको डिवाइड कर देगा। अब ये यूजर मैनेजमेंट का कोई भी मैंने उसको चेंज करना है, अब इस टास्क का यूजर मैनेजमेंट रख दिया, इसकी स्टार्ट और एंड डेट। अब ये देखें ऑटोमेटिकली इसने आगे उस डेट के मुताबिक वो बना देना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब ये देखें, अब इसने गैंट चार्ट में कोई भी टास्क नहीं है, तो अब इसमें अगर मैंने टास्क ऐड करना है तो आप ये ऐड का बटन दबाएंगे, इधर टास्क लिखेंगे यूजर मैनेजमेंट, और इधर इसकी स्टार्ट डेट जो है वो नवंबर 13 और एंड डेट जो है वो फॉर एग्जांपल अगर नवंबर 30 है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन है, इसके आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूजर मैनेजमेंट, इधर आप लिख लो लॉगिन एंड साइन अप। ये आप लिखने के बाद इसको सेव करेंगे तो ये उसने बना दिया। अब एक और टास्क आपने ऐड करना है, तो अब इसमें आप कह सकते हो कि उसका कैंसर डिटेक्शन का जो मेन मॉड्यूल है वो, उसके बाद मैं करूंगा। आपने सिर्फ टास्क की इंफॉर्मेशन डालनी है, आगे वो ये गैंट चार्ट जो है वो खुद ही बनाता जाएगा। अब नवंबर 30 से आगे, क्योंकि नवंबर 30 हमने पहले टास्क की एंड डेट रखी थी, तो अब इसकी जो है वो आपने दिसंबर 14 कर लेते हैं। इसका कलर जो है वो हम येलो कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। तो अब ये देखें ऑटोमेटिकली उसने आगे जो है वो बना दिया। अगर तो ये टास्क अगले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूजर मैनेजमेंट के बाद कैंसर डिटेक्शन ही बनना है, पहले आप कैंसर डिटेक्शन के ऊपर काम नहीं कर सकते, तो फिर आप टास्क इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे, इसकी डिपेंडेंसी पे जाएंगे, ठीक है, और आपने इधर लिख देना है कैंसर डिटेक्शन। मतलब कि ये जो यूजर मैनेजमेंट है ये दूसरे वाले टास्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब तक यूजर मैनेजमेंट ने नहीं होना तब तक कैंसर डिटेक्शन वाले मॉड्यूल के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। तो ये इसी तरह आप गैंट चार्ट बनाने के बाद उसकी पिक्चर को एक्सपोर्ट करेंगे इमेज की फाइल में, और आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो इमेज ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, इसका कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। और गैंट चार्ट का मकसद ये होता है कि हमने टाइम को किस तरह डिवाइड करना है, किस डेट से किस डेट तक कौन से मॉड्यूल के ऊपर काम करना है और कौन सा मॉड्यूल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज को करने के लिए हम गैंट चार्ट बनाते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो एक पिक्चर आ चुकी है, ये गैंट चार्ट वाली। अब इस पिक्चर को हमने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लगाना है। सिंपली क्या करना है, आपने इसको खत्म करके आपने इंसर्ट के ऊपर जाना है, पिक्चर्स के ऊपर जाएंगे आप, पिक्चर्स के ऊपर जाने के बाद और डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो आपकी पिक्चर पड़ी हुई है, तो उधर से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूं, ये मेरी पिक्चर है। अब ये देखें, अब ये प्रॉपर गैंट चार्ट बन के, इसी तरह ही हर बंदे ने गैंट चार्ट बना के इधर लगा देना। और गैंट चार्ट होना चाहिए आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी मॉड्यूल्स आपने ये ऊपर लिखे हुए हैं इन्हीं को देखते हुए आपने गैंट चार्ट इसका बनाना है। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के ऊपर। तो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के लिए आप कोई भी जो है वो टूल यूज कर सकते हैं। ये आप लिखेंगे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मेकर ऑनलाइन, तो draw.io मेरे ख्याल में ये भी अच्छा है। वैसे आर्किटेक्चर डायग्राम मेकर भी अच्छा है, मगर आप eDrawMax जो है इसको आप यूज कर लें, तो ये मैंने इसको पहले यूज किया हुआ है। अब ये देखें, अब ये आर्किटेक्चर होता क्या है, तो इसका भी ये eDrawMax ही आप यूज करें। इसकी मैं जो है वो आपको
एक वो भेज देता हूँ, इसका भी लिंक। आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हो, इसके जरूरी नहीं कि आपने ये यूज करना है। आप आर्किटेक्चर बनाने के लिए कुछ भी यूज कर लो। वैसे तो सिंपल वर्ड एक्सेल में भी वो आर्किटेक्चर बन जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। अब ये सारी डायग्राम्स इधर आ जाएंगी, जो भी आपने डायग्राम बनानी हो वो आप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है वो अच्छा, ये बल्कि आप इस तरह करें कि इसको रहने दें। आप अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफ वर्ड को ही यूज करते हुए अपना आर्किटेक्चर जो है वो बना लें। सबका सेम ही आर्किटेक्चर होगा। इसमें आपने डिजाइन में जाना है। डिजाइन में जाने के बाद इसके अब जाहिर सी बात है आपके कोर्स के अंदर वर्ड को ही आपने सीखना है, तो इसलिए आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंसर्ट भी कर सकते हैं। आप ये देखें, फॉर एग्जांपल आप स्मार्ट चार्ट के ऊपर आप जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब ये इसी कोई मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये देखें, सबसे पहले अब इसी का कैंसर डिटेक्शन की ही एग्जांपल मैं जो है वो लेने लगा हूँ। तो सबसे पहले होगी वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट के अंदर कौन से मॉड्यूल होंगे? यूजर मैनेजमेंट का। इसी तरह मॉड्यूल्स को लिखते जाएं। यूजर मैनेजमेंट के बाद जो होगा कैंसर डिटेक्शन होगा। ठीक है, अब ये तो होगी उसकी मतलब के मॉड्यूल को लिखने के बाद। तो अब वेबसाइट का जो है वो इसका आपने ये कह देना है कि फ्रंट अब मैंने आपको क्लास में ये सारा पढ़ाया था कि पहले ब्राउजर से ही रिक्वेस्ट जाती है किसके पास? अब यूजर मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पे होगा? सर्वर के ऊपर। तो इधर आप लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फुलफिल्ड बाय सर्वर। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल ये रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर ने वही रिक्वेस्ट जो है वो वापस ब्राउजर को भेज दी। तो ये आपको आसान सा तरीका बता दिया एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बनाने का। इसी तरह भी आप बना सकते हो। अगर आपने डायग्रामेटिकल व्यू के थ्रू बनाना है तो और भी बहुत सारी इसमें जो है वो आते हैं डिजाइनिंग के ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आप शेप्स के अंदर जाएं तो इसके अंदर भी बहुत सारी शेप्स हैं। ये शेप्स को यूज करके भी आप ये देखें, अब ये डेटाबेस की शेप है। ठीक है, अब इसको आप यूज कर लें। अब ये देखें, अब ये डेटाबेस की शेप है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। अब इधर मुझे पीसी चाहिए। ठीक है, पीसी चाहिए के लिए आप इंसर्ट का फिर उसी शेप्स के ऊपर आप जाएं। अब इधर पीसी के लिए मैं कोई भी यूज कर लूँ, उसका कोई इशू जो है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने इसी को ही ये, ठीक है, अब इसको मैं कह देता हूं कि ये ठीक है, अब ये ब्राउजर है। ठीक है, ये ब्राउजर है और ये है आपका सर्वर। ठीक है, इसके अंदर आपने अब ये बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप यूज करें। ये वर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसको यूज करके आप अपना भी एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग टूल, क्योंकि अभी आपका जो है वो अभी ऑफिस ही आपने सीखना है, तो इसको आप सर्वर का नाम दो। अब इन दोनों का आपस में आपने अगर कनेक्शन करवाना है तो आपको इधर बहुत सारे एरोज जो है वो मिल जाएंगे। अब ये देखें, अब ये है, तो आप इस ब्राउजर से रिक्वेस्ट जानी है सर्वर के पास। ठीक है, तो अब इसको ये देखें, ये एरो हमारे पास आ गया। और आप इसी तरह ये एक और एरो अगर हम पेस्ट करना चाहें तो अब ये देखें, ये जो मैंने ऊपर आपको इंट्रोडक्शन का बताया था ना, तो ये कई लोगों के पास ये वाला ऑप्शन भी आएगा। तो ये भी इसी काम के लिए ही यूज होता है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। तो अब इसमें फिर दोबारा से अगर मैंने उसका वो शेप लेनी है, ये वाली शेप अगर मैंने इधर से इधर तक उसको रिक्वेस्ट भेजनी है तो ये आप उसका कलर जो है वो, ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि ये इसी तरह। अब ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का मकसद ये है कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर के पास कैसे जाएगी, सर्वर से वापस उसको क्या क्या चीजें आएंगी। इधर आप अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको मैंने हर चीज बता दिया। अब वो गलती किसी की भी रिपीट जो है वो
नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। गैंट चार्ट बता दिया है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का बता दिया है, और आपको इसका लेआउट सेट करने का बता दिया। मेन चीज जस्टिफिकेशन थी। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं इस ऑप्शन को करेंगे तो वो सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा, उसका स्टाइलिंग नहीं आएगी। ये फिर स्टाइलिंग इसकी खराब नहीं होगी, ये आपका वही रहेगा। ठीक है, अब आपने इसी तरह ही अब एंड पे रेफरेंसेस ऐड कर लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक हेडिंग दी रेफरेंसेस की। ठीक है, इधर मैंने अब रेफरेंसेस भी मस्ट आपने ऐड करने हैं। ठीक है, वो किस तरह ऐड करने हैं, आप जिस तरह आप जोटेरो टूल वर्ड में आएगा ऐड साइटेशन, ये सारा तरीका जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब ये कह रहा है कि पहले जोटेरो को आप ऐड कर लें। वो जोटेरो को इंस्टॉल करने के बाद जब आप लिखेंगे अच्छा, ये टूल जैसे ही ओपन होगा तो फिर हम जो है वो साइटेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें इजीली। अब अच्छा, अब ये टूल हमारा जो है वो ओपन हो गया। ये ओपन करने के बाद अब फॉर एग्जांपल इसके आगे मैंने रेफरेंस ऐड करना है, तो उधर जाके आपने ऐड साइटेशन के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद कुछ भी मैं इधर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पेपर है, रिसर्च पेपर, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि टूल को यूज कैसे करना है या उसके अंदर वो पेपर ऐड किस तरह करने हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो दोबारा आप अपने जो है वो स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, उनको मैंने बहुत सारे लोगों को जो है वो इसका ऑलरेडी आइडिया है। तो अब ये करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं इस पेपर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, बहुत सारे पेपर है। अब ये आपने इसको सिलेक्ट करना है, तो इधर आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली ये जैसे ही साइटेशन, आप ये देखें ये ऊपर साइटेशन ऐड हो गई जहां आप करना चाह रहे हो। अब रेफरेंस भी आपने ऐड करने हैं, इधर ऐड बिब्लियोग्राफी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसने उसी पेपर का जो है वो रेफरेंस ऑटोमेटिकली इधर बना के दे देना है। वैसे तो आप मैनुअली भी कर सकते हो रेफरेंसेस में जाके, मगर ये वाला तरीका जो है वो ऑटोमेटिक। अगर आप मैनुअली करना चाहो तो आप ये रेफरेंसेस का ऑप्शन है, इधर से आप जाके भी उसको इजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर किसी को भी कोई मजीद क्वेश्चन पूछने हैं तो वो मेरे से अभी पूछ सकता है।